Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Tech Urdu. डुप्लीकेट कंटेंट, इट्स काजेज, आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन वगैरह के ऊपर हमने पार्ट 1 में बड़ी डिटेल में बात की थी कि डुप्लीकेट कंटेंट क्या चीज़ है, डुप्लीकेट कंटेंट और कॉपीड कंटेंट में क्या डिफरेंसेस है, और हमने जो मेन कॉजेज ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट है उनको हमने बड़े डिटेल में कवर किया था विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पार्ट 1 देखें, क्योंकि वो जब आप पार्ट देखेंगे तो पार्ट 2 आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगा। तो आज की इस पार्ट में हम पहले बात करेंगे कि हम डुप्लीकेट कंटेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा कंटेंट हमारे साइट पे डुप्लीकेट है या हमारा कंटेंट हमारे साइट्स के अलावा बाहर साइट्स जो होते हैं वहाँ पे उसका डुप्लीकेट बना हुआ है या नहीं। इसमें हम गूगल की भी हेल्प लेंगे और मुख्तलिफ जो हमारे पास टूल्स होते हैं डुप्लीकेट कंटेंट चेकर जो टूल्स होते हैं उनकी भी हेल्प लेंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि डुप्लीकेट कंटेंट अगर है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एंड फाइनली अगर आपका साइट का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट है बाकी दूसरे साइट्स पे, तो आप ऐसे मैटर्स को कैसे डील करेंगे। मेरा नाम है नईम जावेद, आप देख रहे थे उर्दू, लेट्स टेक इट। पहले बात करते हैं कि गूगल की हेल्प से हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे अपने साइट पे डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप जो अपने साइट को विजिट करेंगे, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके साइट पे डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हो कि एक टॉपिक आपने कवर किया है, आप ऐसे नहीं उसका दूसरा वर्जन बना रहे हो या उसके ऊपर डबल काम कर रहे हो। अगर आपका साइट पुराना होता है तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती, तो अब सिंपल आपके साइट पे सर्च बॉक्स में आप आएंगे, आपको जो भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपने इसके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट बनाया है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिफ्रा सैलरी स्लिप, फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे चेक करता हूँ, तो अगर मेरे साइट पे सर्च क्यूरीज में मैं देखता हूँ कि अगर वो डबल है तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। अब जैसे ये है पिफ्रा मंथली सैलरी स्लिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके अलावा हाउ टू गेट मंथली सैलरी स्लिप, हाउ टू सॉल्व रॉन्ग जीमेल आईडी प्रॉब्लम। इसी तरह यहाँ पे है, ये फिर अलग टॉपिक बन जाते हैं। इसमें शायद ये सिर्फ टैग्स में मैंने यूज़ किया है। ये जो 3 टॉपिक है ये आप देख सकते हैं। अगर पॉसिबल है आपके लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कंटेंट, अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एक जैसे। अगर आपको लगते हैं कि इनमें थोड़ा सा फ़र्क है तो आप डुप्लीकेट कंटेंट को अवॉइड कर सकते हैं ऐसे केसेस में, जो कि हम इसके सॉल्यूशन में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल से एक व्यू दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा कि क्या ये कंटेंट एक दूसरे से सिमिलर है या नहीं है, या जो भी इनमें चीज़ें कॉमन आती है। अगर ये 50% से ज़्यादा इनका कंटेंट सेम हो रहा है या 60% से ज़्यादा सेम हो रहा है, देन ये फिर आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है। मतलब आपको फिर इसको सॉल्व करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करेंगे। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, आपको पता चलेगा कि आपके साइट पे डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है। मैं आपको दूसरी एक मिसाल देता हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं अर्निंग मनी, ये आपके पास कीवर्ड है, या आप कीवर्ड को थोड़ा सा बड़ा करते हो, आप लिखते हो अर्निंग मनी ऑन यूट्यूब। अब अगर आपके पास एक टॉपिक है अर्निंग मनी ऑन यूट्यूब, दूसरा है बेस्ट वे टू अर्निंग मनी ऑन यूट्यूब, तीसरा है क्विकेस्ट वे टू अर्निंग मनी ऑन यूट्यूब, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है कि सिंपल वे टू अर्निंग मनी ऑन यूट्यूब। अब फॉर एग्जांपल ये सारे आपके पास टॉपिक्स बन रहे हैं और आपने इनके ऊपर अलग अलग पोस्ट बनाए हैं, देन ये डेफिनेटली डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाते हैं, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को आप एक ही जगह कंबाइन कर सकते हैं और ये सारा टॉपिक एक टॉपिक बन जाता है। सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से आपने इनको यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि एक वाइज डिसीजन नहीं बनता है एक सर्च इंजन के लिए। एक ये तरीका है। दूसरा जो तरीका होता है वो है गूगल में आप जाएंगे। ये सारे स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ये मैं पोस्ट दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके सारे स्टेप्स मैंने दिखाए भी है कि आप किस तरह इनको करेंगे। और फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक आपके पास छोटा सा कोड टाइप बनता है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ गूगल में। आपने गूगल में सिंपल ये लिखना है, ये जो कोड है आपके पास ये इस तरह देखिए, साइट पे आपका जो साइट उसके पास कॉलन्स को बोलते हैं, 2 नुक्ते हैं, फिर ये आप अपने वेबसाइट का नाम लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा techurdu.net है, आपका कुछ भी हो सकता है, abc.com हो सकता है, या जैसे मेरा दूसरा है forestrypedia.com। जो भी आप अपने साइट का नाम लिखेंगे उसमें www वगैरह कुछ नहीं देंगे। फिर इन टाइटल लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, कीवर्ड एक ही जगह आप अपना कीवर्ड लिखेंगे, जो भी आपका कीवर्ड है आप वही कीवर्ड लिखेंगे। जैसे अगर मैं अभी यही जो एग्जांपल मैंने दे दी, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ पिफ्रा सैलरी स्लिप। अब मैं ये जो क्या करेगा, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे मेरे साइट पे बता देगा कि पिफ्रा सैलरी स्लिप से रिलेटेड मेरे साइट पे
क्या क्या चीज़ें डुप्लीकेट आ रहा है या क्या क्या चीज़ें है, मतलब इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या मेरे साइट पे है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ सर्च। जैसे ही सर्च करूँगा तो इसने मुझे 2 रिजल्ट्स दे दिए। पहला है पिफ्रा सैलरी स्लिप नॉट रिसीव्ड, ठीक है, ये देखिए ये साइट है और ये एक टैग है, टैग में ये चीज़ मैंने यूज़ किया हुआ है। और दूसरा है पिफ्रा सैलरी स्लिप प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये भी हमारे पास एक टैग में आ रहा है। अब ये दोनों कंटेंट अगर हम इनको अलग अलग चेक करें, फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको भी ओपन करता हूँ, अगर ये दोनों, यहाँ पे मेरा जुमला गौर से सुनना, अगर ये दोनों एक ही टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक ही यूआरएल एक ही पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, देन दिस इज डुप्लीकेट कंटेंट। इसको हमने सॉल्व करना है। अगर ये दोनों अलग अलग की तरफ जा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन खैर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम चेक करते हैं इसको कि ये कौन सा पोस्ट है। तो ये पोस्ट है, ये मंथली एम्प्लॉयज सैलरी स्लिप प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, ये इसकी तरफ आ गया। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो और कोई पोस्ट नहीं है। इसको जब चेक करेंगे तो ये इसी पे आ गया, यू सी, इस पे भी आ गया, एक और पोस्ट भी है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास पिफ्रा सैलरी स्लिप है, इसमें हमारे पास डुप्लीकेट कंटेंट है, क्योंकि ये इस पे भी आ गया है और इस पे भी आ गया है। सो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे साइट पे ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है पिफ्रा सैलरी स्लिप, इसमें हमारे पास डुप्लीकेट कंटेंट है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये पहला तरीका है कि आप अपने साइट पे चेक करेंगे क्या आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे मैं अगेन गूगल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसी को पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे साइट techurdu.net है, मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अर्निंग मनी। इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो अर्निंग मनी विद प्रूफ, ये techurdu, ये टैग है। अर्निंग मनी फ्रॉम media.net, अर्निंग मनी फ्रॉम अफिलिएट प्रोग्राम, अर्निंग मनी फ्रॉम अफिलिएट प्रोग्राम। सो ये दो देख ले, अर्निंग मनी फ्रॉम अफिलिएट प्रोग्राम वीडियो कोर्स, अर्निंग मनी फ्रॉम अफिलिएट प्रोग्राम कंप्लीट वीडियो कोर्स। ये दोनों ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे एक कैटेगरी की वजह से और ये है यहाँ पे एक टैग की वजह से, ये डुप्लीकेट कंटेंट में आ रहा है। और ये है अर्निंग मनी फ्रॉम अफिलिएट प्रोग्राम अनदर टैग, ठीक है। अब गूगल हमें ये कहता है कि हमें इनको डिलीट नहीं करना है, ये सही है, रैंक हो गया है, दिस इज गुड, हमें ट्रैफिक मिल रहा है। लेकिन जब कोई बंदा सर्च करता है अर्निंग मनी, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग मनी, जब वो सर्च करता है तो गूगल ये कंफ्यूज होता है कि वो उसको इधर ले आए, इधर ले आए या इधर ले आए। इस कंफ्यूजन में आके गूगल इन तीनों को इग्नोर करके किसी और को रैंक करता है, जिससे हमें नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए हमें डुप्लीकेट कंटेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गूगल ये कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने टैग में डाला है, आपने कैटेगरी में डाला है, अगेन आपने टैग में डाले, क्योंकि आप एक से ज़्यादा टैग डाल सकते हैं और सारे रैंक हो सकते हैं, आपको इससे फ़ायदा है। लेकिन वो ये कहता है कि इस कन्फ्यूजन से गूगल को आपने निकालना है, गूगल को आपने समझाना है कि भाई सही यूआरएल कौन सा है, आपने किस यूआरएल की तरफ जाना है। इस चीज़ से निकलने के लिए हमें डुप्लीकेट कंटेंट के इश्यूज को सॉल्व करना है। ख़ुसूसन ऐसे केसेस जब आपके कुछ पोस्ट बहुत रैंक होते, उन पे व्यूज़ ज़्यादा आने लगते हैं, ऐसे केसेस में आपने वक्तन फ़वक्तन डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करना है और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ताकि अगर ये तीनों सिचुएशन में गूगल कंफ्यूज होकर किसी और को रैंक करता है, उससे बेटर है कि आप इस कंफ्यूजन से गूगल को निकालें, आप उसको सही रास्ता बता दें कि भाई सही रास्ता ये है। जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको एग्जांपल दिया था ना कि 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों पे एक ही एड्रेस है, तो अब कंफ्यूज होता है अगला बंदा कि भाई मैं कौन से रास्ते पे चला जाऊं ताकि मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकूं। इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन है, बल्कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सो दिस वन वाज कि आप अपने साइट में कैसे देखेंगे कि वेदर देयर इज डुप्लीकेट कंटेंट और नॉट, गूगल की हेल्प से। अगला हमारे पास है, थोड़ा सा स्कोप बड़ा हो जाता है, नाउ यू आर गोइंग टू लुक आउटसाइड ऑफ योर साइट। हम अपने साइट से बाहर देखेंगे, पूरे इंटरनेट को देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है। तरीका मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, सिंपल ये देखिए यहाँ पे है। आपने इसको, अब आपने अपने साइट का नाम नहीं देना है, पहले हमने अपने साइट का नाम दिया था ना techurdu.net इन टाइटल। अब ये कोड आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए इन टाइटल आपने सिर्फ लिखना है और आगे आपने अपना कीवर्ड लिखना है। इन टाइटल लिखने के बाद 2 नुक्ते जिसको कॉलन कहते हैं, फिर इन्वर्टेड कामाज में, ये फार्मूला जहन में रखना, इन्वर्टेड कामाज में लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेता हूँ, पिफ्रा सैलरी स्लिप। अब ये मेरे साइट के साथ साथ पूरे इंटरनेट को देखेगा कि
ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पे, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे देखें, ये है आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पिफ्रा का, ठीक है। ये एक और साइट है, हाउ टू अप्लाई एंड गेट पिफ्रा सैलरी स्लिप, ठीक है। ये भी पिफ्रा सैलरी स्लिप, ये टाइटल चेक कर रहा है। फिर है पिफ्रा सैलरी स्लिप, ये टेक उर्दू मेरा साइट है और ये एक टैग की वजह से रैंक हुआ है। रिमेंबर, टैग्स की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि टैग्स की वजह से भी आपका साइट रैंक हो सकता है। आपने टैग्स देने हैं, ये जो कहते हैं टैग्स नहीं देने, ये गलत कहते हैं, टैग्स आपने देने हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। अगेन ये एक और है पिफ्रा सैलरी स्लिप प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, ये भी एक टैग की वजह से है। अब ये तो चलो ठीक है, ये बाहर के साइट से, इनसे हमारा फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हमारे साइट पे अगर ये दोनों अगेन सेम पोस्ट की तरफ जा रहे तो हम कन्फ्यूजन को बढ़ाने नहीं चाहते हैं, हम गूगल को समझाना चाहते हैं कि भाई इनमें से मेरा रियल साइट कौन सा है, रियल URL कौन सा है, उस प्रॉब्लम से गूगल को हमने निकालना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये तो खैर कोई और साइट है, पिंटरेस्ट की तरफ से जा रहा है, ये भी कोई और है, मतलब यहाँ पे ये आपको पता चल गया। सो यहाँ पे इस केस में हम देखेंगे कि ये हमारे पास डुप्लीकेट कंटेंट में आ रहा है हमारे साइट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था, आप अपने साइट से बाहर कैसे देख सकते हैं, अपने साइट के अंदर कैसे देख सकते हैं। एक और तरीका होता है, अब थोड़ा सा मैं जो चीज़ बता रहा था उसको मैं ब्रॉड करता हूँ, ठीक है। वो कैसे, अब यहाँ पे ये चीज़ आपने देख ली, यहाँ पे जस्ट आपने एक कीवर्ड चेक किया, यानी कि पिफ्रा सैलरी स्लिप। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस साइट को ओपन करता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसमें, तो ये मेरे पास इस साइट पे आ गया पिफ्रा सैलरी स्लिप। इसको मैं इस पोस्ट को करता हूँ ओपन। अब हमें ये चेक करना है, ये जो रिजल्ट हमें मिला था पिफ्रा सैलरी स्लिप, हम ये देखेंगे कि यार ये तो चलो ठीक है हमारे साइट का कंटेंट है, लेकिन ये भी तो हमें नज़र आ रहा है ना। अब हमें ये देखना है कि ऐसे नहीं इन्होंने हमारा कंटेंट कॉपी किया हो सकता है कि उन्होंने हमारा जो पोस्ट है उसका कंटेंट कॉपी किया है, या ये हो सकता है कि हमने इनका कॉपी किया है, आइदर केस। अब हमने ये देखना है कि ऐसे नहीं उन्होंने हमारा कॉपी किया हो और इसकी वजह से उन्होंने ठीक तरह से SEO किया हो, उनको रैंकिंग मिल गई हो, या पहले से वो बड़े साइट्स हो, मशहूर साइट्स हो, जिनको अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हो, अच्छे व्यूज़ मिले हो, किसी भी वजह से उन्होंने सही शेयरिंग किया हो, उनके बैकलिंक्स ज़्यादा हो, कंटेंट हमारा हो, रैंकिंग उन्होंने अपने आप को किया है और हमारे कंटेंट को उन्होंने यूज़ करते हुए वहाँ से वो क्लिक्स ले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में भी हमने देखना है कि क्या हमारा कंटेंट उन्होंने डुप्लीकेट बाहर मतलब डुप्लीकेट हुआ है या नहीं। एक तो उसका ये तरीका है कि आपका जो साइट है, आपने ये साइट अपना ओपन किया, आपको पता चल गया कि आपके साइट पे ये चीज़ें हैं, वट जो भी आपके साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर आप क्या करेंगे, आप इनमें से इस साइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, तो हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ इस कीवर्ड की वजह से रैंक है या फिर ये है कि इसने हमारा कंटेंट चुराया है। एक तो एक मैनुअली देखना होता है कि भाई अच्छा ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने नहीं लिखा है, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इसमें थोड़ा सी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन यह है कि इसके अलावा भी हमारे पास तरीके हैं जिससे मालूम कर सकते हैं कि हम अपने साइट का कंटेंट चेक कर सकते हैं। कल मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट मिला, एक बंदे ने कहा कि गूगल इतना ख्वारी करने से बेहतर नहीं कि गूगल डेट चेक करे कि भाई ये साइट फॉर एग्जांपल ये है मई 3 2019 को पब्लिश हुआ है, 3 मई 2019 को, और फॉर एग्जांपल मेरा जो साइट है वो है किधर गया डेट, मार्च 20 2018। मेरा साइट बहुत पुराना है और उसका साइट नया है। तो ऐसे केसेस में गूगल अगर दोनों पे कंटेंट सेम आ रहे थे, गूगल को समझना चाहिए कि ये जो नए साइट है इसने पुराने साइट को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। कॉपीड कंटेंट के केस में गूगल को तो ये पता चल जाता है कि कौन सा पुराना है कौन सा नया, ज़ाहिर है पुराने से नया देख के यूज़ करता है। लेकिन जहाँ तक डुप्लीकेट कंटेंट आ जाता है उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। वो जैसे मैंने उसको वहाँ पे कमेंट में भी बता दिया कि अगर आपने टैग्स यूज़ किए हैं अपने साइट पे, टैग्स है, कैटेगरीज है और आपका ओरिजिनल URL है, वो तीनों एक ही डेट पे होंगे, तब गूगल को कैसे समझ आएगा कि ओरिजिनल कंटेंट कौन सा है, क्योंकि वो एक ही टाइम में, एक ही मिनट में, एक ही डेट में, एक ही सेकंड में वो एक साथ पब्लिश हो जाते हैं। सो उसके लिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो मैनुअली आपने चेक करना है कि क्या आपका कंटेंट यूज़ हुआ है या नहीं। अगर आपका कंटेंट यूज़ हुआ है उसको कैसे आपने डील करना है वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने साइट को ओपन करेंगे, आप अपने साइट पे देखेंगे कि आपके साइट पे सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसा पैराग्राफ जो कि आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आप जाके उसको चेक करेंगे गूगल में कि क्या किसी और ने इसको कॉपी किया है या नहीं किया है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक पैराग्राफ चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि इस पैराग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करता हूँ और जाके मैं गूगल में डायरेक्ट इसको पेस्ट करता हूँ इन्वर्टेड कामास के अंदर। ये मैं इसको यहाँ से इन्वर्टेड कामास इसके स्टार्ट में भी लगाता हूँ, इसके एंड में भी लगाता हूँ। ये ध्यान में रखिए कि गूगल आपको फर्स्ट 32 वर्ड्स का रिजल्ट देगा, उसके बाद वालों को कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। अब ये देखिए इससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपका टेक्स्ट ये मतलब टेक्स्ट से आप अब एक कीवर्ड से अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि यार ये मेरा कंटेंट इसने कॉपी किया है, डुप्लीकेट है या नहीं है, लेकिन इस पैराग्राफ से आपको एक क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कंटेंट कितने % कॉपी है। फॉर एग्जांपल मैं इस साइट को ओपन करता हूँ, ये दोनों सेम साइट है, ये मेरा अपना साइट है, ये भी मेरा अपना साइट है, ये इमेजेस भी मेरे साइट के है। फॉर एग्जांपल ये एक या दो रिजल्ट हमें मिल गए। इससे हम क्या करेंगे, इस साइट को जाके देखेंगे। इस साइट पे आप देखिए ये माई ब्लॉग है, माई वर्डप्रेस ब्लॉग है, अली डॉट वटएवर, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। अब इसने बिल्कुल ये एग्जैक्ट मेरा इमेज है, देख सकते हैं कि लोगो भी मेरा इस पे लगा हुआ है एंड कॉपी बिल्कुल मेरा पोस्ट इसने एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसके इमेजेस पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रहे, लेकिन ये इमेजेस भी मेरे हैं क्योंकि आल्ट टेक्स्ट मैंने अपना लगाया हुआ है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इमेजेस के नहीं आ रहे, आई एम नॉट सो श्योर व्हाट कैन बी द रीज़न। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यानी कि मेरा, ये देखिए बिल्कुल एज इट इज़ पूरा कंटेंट इसने कॉपी किया हुआ है, मेरा 100% कॉपी किया हुआ है। मेरे वीडियोस के लिंक्स भी दिए हुए हैं इसने एंड ये सारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। टैग्स भी मेरे ही उसके, मतलब उसने एज इट इज़ मेरे पोस्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अब इस ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका 100% कंटेंट कॉपी हो जाता है देन व्हाट शुड यू कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये एक URL है जो भी है अली डॉट जो भी इसका साइट का नाम है, ठीक है। ये एक साइट है, इसको पोस्ट उसने किया है जून 3, 2019 में, और मेरा जो साइट है फॉर एग्जांपल और मेरा जो पोस्ट है वो है मार्च 28, 2018 को। अब गूगल में या आपके पास SEO में एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं robots.txt। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। अब robot.txt में क्या कर सकते हैं कि आप ये जो डेट का ऑप्शन है या आतर का ऑप्शन है, आप इसको डी इंडेक्स कर सकते हैं या नो इंडेक्स कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सर्च इंजन को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो पोस्ट है किस तारीख को यहाँ पे पब्लिश हुआ है, किसने किया है। तो ऐसे केसेस में ये जो कॉपी करते हैं तो ये चीज़ें वो जहन में रखते हैं कि यार इस तरह से हम तो फंस सकते हैं, तो फिर वो इस चीज़ को नो इंडेक्स करते हैं। सर्च इंजन को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कब पब्लिश हुआ है। ऐसे केस में अगेन सर्च इंजन के पास 2 रास्ते बनते हैं या 3। अब ये एक रास्ता ये है, मेरा साइट है, दूसरा रास्ता ये है, ये साइट है। अगर इस साइट का SEO, ये तो नहीं था, दूसरे जो मैं पोस्ट की मैं बात कर रहा था, ये अगर इस साइट का SEO मुझसे अच्छा है या उसने बैकलिंक सही जनरेट किए है या पॉपुलर साइट है, जो भी केसेस आपके सामने आ जाते हैं, ऐसे केसेस में हो सकता है कि सर्च इंजन मुझे प्रेफर करने के बजाय इसको प्रेफर करे। मेहनत मेरी, काम मैंने किया है और रिजल्ट उस बंदे को मिल रहा है। सो ऐसे केसेस में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। देन व्हाट वी कैन डू, वी विल डिस्कस इट लेटर के ऐसे साइट्स के साथ, ऐसे ब्लॉग्स के साथ आप क्या कर सकते हो। ये था हमारे पास एक और केस। दूसरा एक और केस हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे डुप्लीकेट कंटेंट को फाइंड करने के लिए। एक मैंने आपको बता दिया था कि आप अपने साइट में फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कंटेंट को दूसरे साइट पे फाइंड कर सकते हैं। एक तो कीवर्ड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक URL पे आप एक कोई कंटेंट देखेंगे, पैराग्राफ एक सिलेक्ट करेंगे, कोशिश करें 32 वर्ड्स के आसपास हो, उसको फिर कॉपी करके जब गूगल में पेस्ट करेंगे तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका कंटेंट कहाँ पे है। उसके बाद अब हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, उनसे भी हम डुप्लीकेट कंटेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एक हमारे पास एक कॉपीस्कैप है, दूसरा आपके पास है साइट लाइनर। और कॉपीस्कैप जो साइट है या टूल ये आपको बताता है कि आपका कंटेंट बाहर कितने साइट्स पे कॉपी है। जैसे हमने यहाँ पे मैन्युअली चेक किया था ना गूगल से, ये आपको बता देते हैं, खुद ही चेक करके आपको बता देता है कि आपका साइट कहाँ पे, आपका कंटेंट कहाँ पे कॉपी है। ये आपको आउटसाइड बता देता है और ये आपको बता देता है साइट लाइनर कि आपके कंटेंट के अंदर, आपके साइट के अंदर कितना कंटेंट कॉपीड है। सो पहले बात करते हैं कॉपीस्कैप की। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए मेरे पोस्ट पे आएंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं।
तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इसमें आप यहाँ पे जब इस पे आएंगे, यहाँ पे आपने सर्च फॉर कॉपीज ऑफ योर पेजेस ऑन द वेब, आपने अपने साइट का नाम लिखना है। ठीक है, मेरे साइट का नाम है techurdu.net। आप इससे किसी पर्टिकुलर पेज को भी ढूंढ सकते हैं और अपने साइट को ओवरऑल देख सकते हैं। हम पर्टिकुलर पेज को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हाउ टू रिकवर अ डिलीटेड फेसबुक पोस्ट। ये मैंने पहले चेक किया था, यहाँ पे इसी को मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम इसको करते हैं गो या चेक करते हैं। ये एक फ्री टूल है, इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन इस पे आप लिमिटेड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा इसको आप जब भी यूज़ करेंगे तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, जब ज़रूरत पड़े तब आप यूज़ करें इसको। तो कॉपीज़ मैंने ये चेक किया है कि हाउ टू रिकवर अ डिलीटेड फेसबुक पोस्ट। अब ये कि देखिए ये एक आ गया हाउ टू रिकवर अ रिमूव्ड फेसबुक पोस्ट। ये cron.com कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आ गया है। ठीक है, हाउ टू रिकवर डिलीटेड पोस्ट कोरा पे आ गया है। और ये 21st सेंचुरी साइबर सिक्योरिटी ये भी आ गया है, इसमें भी कंटेंट है, ये भी है वगैरह वगैरह। और ये मेरा टेक उर्दू का आ गया। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया कि आपका कंटेंट नेट मतलब आपकी साइट के अलावा बाहर कहाँ कहाँ पे है और जो आपका पर्टिकुलर कीवर्ड है। ठीक है, ये टूल आपको बता देता है। अब फॉर एग्जांपल हमें वही काम करना है, हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो ये वाला जो मैंने ओपन किया था यहाँ पे, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करूँगा या क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे कंटेंट का कितने % यहाँ पे कॉपीड। आप सरप्राइज्ड होंगे रिजल्ट देख के, हैरान हो जाएंगे आप। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ। मेरा जो कंटेंट है जो मैंने ये किया हुआ है ना, हाउ टू रिकवर डिलीटेड फेसबुक पोस्ट, इसका इस पेज पे जो पहला रिजल्ट आ रहा है, इस पे कितना % कॉपी हुआ है। The page below has 235 words matching 17% of the page as highlighted below। मतलब मेरे कंटेंट का इसने 17% कॉपी किया हुआ है। ठीक है, इस पोस्ट ने। और ये जो आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है ऐसे हाईलाइटेड, ये मेरे कंटेंट से इसने कॉपी किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये भी इसने कॉपी किया है, ये भी इसने कॉपी किया है, ये सारा उसने कॉपी किया हुआ है। बीच में फिर एक दो जुमले उसने ऐड किए, जैसे कि मैं आपको पार्ट 1 में बता रहा था कि हम कोशिश करते हैं कि वर्ड्स को चेंज करते हैं या फिर यह है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं। गूगल इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और गूगल को पता चल जाता है बड़े आराम से। ये तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है कॉपी स्केप, जिससे आपको पता चल गया। आप ये सोचिए गूगल को कैसे पता चलता है। अब सिर्फ ये देखें, एंड क्लिक दी, ये वर्ड भी उसने फाइंड आउट किया कि ये मेरे कॉन्टेंट से उसने कॉपी किया हुआ है। नीचे देखें, बस इसने यहाँ तक किया हुआ है। लेकिन जब अब मैं अपना पोस्ट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इसको, अब मैंने इस पे बड़े डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है। ये देखिए हाउ टू रिकवर डिलीटेड फेसबुक पोस्ट। ये मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। सो ये पोस्ट है, देखिए ये मैंने किया हुआ है। यहाँ पे इसमें मैंने इमेजेस भी डाले हुए हैं, यहाँ पे बड़ा मैंने डिटेल में इसको बनाया हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मुख्तलिफ जगहों पे मैंने इमेजेस डाल दिए, एंड में फिर मैंने एक वीडियो बनाया, इसमें टाइम स्टैम्प भी डाला हुआ है। लेकिन इसके मुताबिक ये जो कॉपी इसने किया हुआ है, ये मेरे कंटेंट का 17% इसने कॉपी किया हुआ है। सो कॉपी स्केप से हमें पता चल जाता है कि हमारे किसी पर, आपने सिर्फ क्या करना है, URL उठा के आपने कॉपी स्केप में आना है, यहाँ पे अपना URL पेस्ट करना है। आप इन सर्चेस को 1 by 1 चेक कर सकते हैं कि किस सर्च ने आपका कितना कॉपी किया हुआ है। जो रिजल्ट ऊपर आता है तो इट मीन्स कि उसने ज़्यादा कॉपी किया हुआ है या ज़्यादा कंटेंट है। अब ऐसे केस में भी आपको देख सकते हैं, आपको नंबर ऑफ वर्ड्स भी पता चल रहा है और आपको पता चल रहा है कि कितने % आपका कंटेंट डुप्लीकेट है इस साइट पे। अब ये इसने ज़ाहिर है ये बाय मिस्टेक तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा पैराग्राफ सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज किया हो, इतना बड़ा पैराग्राफ उसने गलती से जानबूझ के टाइप किया। इतना हमारा माइंड तो मैच नहीं करता कि उसने मेरे कंटेंट का इतना % उसने कॉपी किया हुआ है। अगर 2% 3% हो भी जाए, क्योंकि इसका पोस्ट खुद इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से ये है कि ज़्यादा इसको नहीं मिला है कंटेंट, बस जितना वो कॉपी कर सके उतना किया हुआ है। सो ये आपको अगेन पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स, और ये आप भी अपने जो आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट है उससे रिलेटेड चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल, अब ये है स्मॉल बिजनेस जो भी क्रॉन जो भी साइट का नाम है, आप इस साइट वाले को कैसे डील करेंगे वो अगेन मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके कंटेंट को बाहर कहाँ कहाँ पे लोगों ने डुप्लीकेट किया हुआ है या कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉपी स्केप से आप चेक कर सकते हैं। अब एक और साइट है, ये तो हमारे पास साइट के बाहर हमने चेक किया हुआ है, इसकी डिटेल यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि क्या है क्या चीज़ें नहीं है। सो वी विल डील इट लेटर कि हम क्या करेंगे इसमें। इसके बाद साइट लाइनर। साइट लाइनर आपको अपने साइट के अंदर बता देता है कि आपने
किस तरह चेक करना है और क्या करना है। वैसे गूगल का मैंने आपको बता दिया था ना, अपने साइट के अंदर कैसे चेक कर सकते, 2-3 तरीके बता दिए थे। साइट लाइनर भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने कंटेंट के अंदर बता देता है कि आपने कितने % कॉपी किया है या कितना % आपका डुप्लीकेट आ रहा है अपने साइट के अंदर। वैसे साइट के अंदर तो मालूम करना बड़ा इजी है, लेकिन आप साइट लाइनर की हेल्प से भी मालूम कर सकते हैं कि आपकी साइट के अंदर कितना कंटेंट डुप्लीकेट आ रहा है। अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने इसके काजेज भी डिस्कस कर लिए कि डुप्लीकेट कंटेंट के काजेज क्या होते हैं, किस वजह से डुप्लीकेट कंटेंट बनता है, और हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डुप्लीकेट कंटेंट आपके साइट के अंदर, विद इन योर साइट या आउटसाइड योर साइट कैसे होते हैं। गूगल के हेल्प से भी हमने डिस्कस किया, टूल्स के हेल्प से भी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डुप्लीकेट कंटेंट के इश्यूज को सॉल्व कैसे करेंगे, जो कि हमारा मेन मैटर है, जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और ये थोड़ा सा टेक्निकल बनने जा रहा है। इसमें खासकर हम 2 टूल्स को डिस्कस करेंगे। एक, अगर योस्ट SEO प्लगइन आप यूज़ करते हैं उससे भी हेल्प हम लेने जा रहे हैं। एक और हमारे पास इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, रैंक मैथ एक प्लगइन है, उसकी हेल्प से भी हम उसकी भी हेल्प लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं SEO के, उनमें ऑप्शंस यूजुअली मौजूद होता है। शक्ल थोड़ी सी चेंज होगी लेकिन चीज़ें आपको वही मिलेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक टर्म है, इसको बोलते हैं कैनोनिकल URL। अगर आपने ये टर्म पहली दफ़ा सुन रहे हैं, पहले आपने नहीं सुना, तो आप ये टर्म अभी बहुत ज़्यादा सुनने जा रहे हैं इस वीडियो में। कैनोनिकल URL। कैनोनिकल URL किस चीज़ को कहते हैं? कैनोनिकल URL कहते हैं, अब आसान अल्फाज में, ये ओरिजिनल URL, मेन URL, इसको SEO के लैंग्वेज में कहते हैं कैनोनिकल URL। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ। अब मेरा ये एक कंटेंट है, पिफ्रा सैलिसिलिक, ये देखिए एक टैग है, ये आप देखिए ये भी एक टैग है, ये भी एक मतलब टैग से मुराद URL, आई मीन ये भी एक URL है, ये भी एक URL है, ये भी एक URL है, डायनेमिक URL है, और ये भी एक URL है। अब ये आप यूँ समझे, ये सारे URL एक ही पोस्ट को जा रहे हैं, ठीक है। ये भी पिफ्रा सैलिसिलिक को जा रहा है, ये मेन URL है, ठीक है, मेन URL ये है। इसके बाद ये जो URL है ये सर्च क्यूरी है, ये कल मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था सर्च क्यूरी क्या है। इसकी वजह से ये डायनेमिक URL जनरेट हुआ है, ये है, ये URL टैग की वजह से हुआ है, ये URL ये भी टैग की वजह से हुआ है। अगर मैं एक और आपको यहाँ से ओपन करके दे दूँ, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ, इस कैटेगरी को ओपन करता हूँ। अब ये भी इसी साइड की तरफ जाएगा, लेकिन ये कैटेगरी की वजह से। तो कितने URL बने? 1 2 3 4 और ये 5। ये पांचों URL एक ही कंटेंट की तरफ आ रहे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डुप्लीकेट कंटेंट। अब विद इन योर साइट आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि अगर सर्च इंजन आपके साइट पे आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें से असली URL कौन सा है, ताकि वो बाकी सब को छोड़ के उस मेन URL पे फोकस करे, उसी को रैंक करे, उसी को फोकस करे और उसी को सर्च इंजन के टॉप पे ले आए। इस चीज़ को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कैनोनिकलाइजेशन। कैनोनिकलाइजेशन इसको कहते हैं, 3 दफ़ा बोलना है अपने, कैनोनिकलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, मैं जो एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, मेरे पास जो प्लगइन इंस्टॉल है वो रैंक मैथ है, लेकिन SEO जो योस्ट SEO है उसमें भी सेम प्रोसेस है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सिर्फ आपने समझना है, ठीक है। अब उसके लिए ज़ाहिर है आप क्या करेंगे, किसी भी पोस्ट को आप या तो एडिट करेंगे, जैसे नॉर्मल आपके पास प्रोसेस होता है एडिट का। मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा मेन पोस्ट है, जैसे ये मेरा ये पोस्ट है ना, एक ये है, इसको किसी भी जगह पे मैं ओपन करता हूँ, जो मेन मेरा पोस्ट है ये भी नहीं, ये वाला है। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल सर्च में। गूगल सर्च में आपने देखना है, फॉर एग्जांपल इस पोस्ट की बात करते हैं, ये आपने गूगल में देख लिया कि यार ये आपके पास जो कीवर्ड है या पैराग्राफ है ये आपके 2 साइट पे आ रहा है। आप दोनों को ओपन करके देखेंगे कि क्या ये दोनों एक ही साइट है। अगर दोनों एक ही साइट थे तब आपने क्या करना है, आपने कैनोनिकलाइजेशन करना है, जिसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों पोस्ट्स को, दोनों URLs को एक ही टॉपिक की तरफ डायरेक्ट करना है, ताकि गूगल जब अगली दफ़ा आएगा तो इन दोनों में से वो एक को सिलेक्ट करे, 2 को सिलेक्ट नहीं करेगा।
हालांकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं ना, अगर आप बात को समझ रहे हैं मेरी, दोनों का फायदा आपको मिल रहा है। ये अगर ऊपर चला जाए, बजाय दोनों को आप साथ ले जाने के, एक को ऊपर ले जाए, हालांकि दोनों एक ही पोस्ट है, तो आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, आपकी ज़्यादा रैंकिंग होगी, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। सो दैट्स वाई कैनोनिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ, ये इस तरफ आ गया। इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ, खैर ये तो अलग अलग पोस्ट है। अब आप देख सकते हैं ऊपर इतने सारे टैग्स बने हुए हैं। मैं एक दफ़ा सबको क्लोज करता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए काम। सो होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ऑलराइट, टैब्स हमने सारे क्लोज कर दिए। अब हम नीट तरीके से काम करते हैं ताकि मैं आपको कंफ्यूज ना करूं। हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे साइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है। तो वो जैसे मैंने को पहले बता दिया, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ पिफ्रा सैलरी स्लिप। इसको मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ये विद इन साइट में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं ओपन करता हूँ, इसको भी मैंने ओपन किया एंड जनाब इसको भी मैंने ओपन किया। ये पोस्ट आ रहा है और ये भी यही पोस्ट आ रहा है। ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसको मैं इस पोस्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, और इस पोस्ट को भी यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों जो पोस्ट है, ये भी टैग है और ये भी टैग है, दोनों ओरिजिनल पोस्ट नहीं है। अब दोनों एग्जांपल्स को जब हम देखेंगे तो दोनों एक ही यूआरएल की तरफ जा रही है। ये भी वही यूआरएल है, ये भी वही यूआरएल है। सिर्फ वो जो डायनेमिक यूआरएल जनरेट हो गया था टैग की वजह से या कैटेगरी की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा मैटर बनता है। हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक पोस्ट, अभी ये मेन यूआरएल है, इस पर आपने श्योर होना है कि भाई ये मेन यूआरएल, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। हम इस पोस्ट को करेंगे एडिट। जैसे ही एडिट करेंगे तो नीचे आपको पता है कि आपके प्लगइन का ऑप्शन होता है, आपने चाहे योस्ट यूज़ किया है या रैंक। आप देख सकते हैं मैंने रैंक मैथ यूज़ किया हुआ है। अब योस्ट में आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कैनोनिकल यूआरएल का। इसमें एससीओ जो आपके पास है रैंक मैथ में, इसमें फर्स्ट, इसके जनरल में नहीं है, इसके जब एडवांस में देखेंगे इसमें एक जगह है, ये है कैनोनिकल यूआरएल। अब इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे ऐड नहीं होगा ना, आपके 2-3 पोस्ट होंगे। अच्छा, ये इस केस में भी काम करता है जब आपके टैग्स या कैटेगरीज की वजह से इशू आ रहा है, या आप जैसे मैंने आपको मिसाल दिया ना, आपके 4 पोस्ट है, अर्निंग मनी ऑनलाइन है, अर्निंग मनी बाय यूट्यूब है, अर्निंग मनी यूट्यूब क्विकली है, अर्निंग मनी यूट्यूब फास्ट है, ईजीएस्ट वे टू अर्निंग मनी यूट्यूब है। उस केस में भी आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी सारा कंटेंट डुप्लीकेट या कॉपीड आ रहा है। उस केस में भी आप क्या करेंगे, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, जो आप समझते हैं कि मदर पोस्ट है, उसके वो कॉपी करना है यूआरएल को। फिर आपने हर पोस्ट को अलग से ओपन करना है और वहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल को आपने पेस्ट करना है। अभी मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, कैनोनिकल यूआरएल मेरा ये आ गया है। अब इसको मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसको मैंने सेव करना है, बस सिंपल ये करना है। ये कैनोनिकलाइजेशन है। विद इन योर कंटेंट आप कैनोनिकल यूआरएल का हेल्प से आप ये सारे मसले सॉल्व करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पोस्ट है, इसी तरह 5-6 पोस्ट और है। मैं उन सबको चाहता हूँ कि उन सब का ट्रैफिक इस एक पोस्ट की तरफ आ जाए। ये एक मेन पोस्ट है, बाकी उसके छोटे छोटे अलग अलग पोस्ट है। तो गूगल जब अगली दफ़ा क्रॉल करेगी ये कैनोनिकल यूआरएल की हेल्प से, वो सारा ट्रैफिक इस पोस्ट की तरफ ले आएगी। बाकी पोस्ट को वो डिलीट नहीं करेगी, नो इंडेक्स भी नहीं करेगी, लेकिन इसको प्रायोरिटी देगी। अगेन वही बात आ जाएगी, जब 3 रास्ते पे गूगल आएगा तो वो फिर उसको पता चलेगा कि मेन रास्ता ये है, ठीक है, तो वो फिर इसी रास्ते की तरफ जाएगा, बाकी 2 को इग्नोर करेगा, जिसमें ना आपके पोस्ट के डिलीट होने का खतरा है ना कोई और प्रॉब्लम है। सो ये कैनोनिकल यूआरएल है, जिसको कैनोनिकलाइजेशन भी कहते हैं। सो आपने सिंपल यहाँ से इसको क्या करना है, अपडेट करना है। ये पोस्ट हमारा अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं उसी पोस्ट की तरफ। यहाँ से जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि हम 1 बाय 1 अगर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था, तो अभी हम उसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ से इंडेक्सिंग टैग्स या कैटेगरीज, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं अपने हर वीडियो में एक कॉमन जुमला बोलता हूँ, ये इस वीडियो में अभी तक नहीं बोला है, लेकिन अभी वो मैं बोलने जा रहा हूँ। वो ये है कि इस वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा होने जा रही है, सो स्टे ट्यून्ड। पहले हम बात करेंगे इंडेक्सिंग टैग्स या कैटेगरीज। अब पहला सवाल ये आता है कि आपको टैग्स या कैटेगरीज ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो आंसर इज़ यस, डेफिनेटली आपको टैग्स या कैटेगरीज ऐड करने चाहिए। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आप, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने जब
सर्च किया आउटसाइड द नेट तो मुझे पता चला कि टैग्स की वजह से मेरे पोस्ट रैंक कर रहे थे। एक तो ये है, दूसरा ये कि जब कोई आपकी साइट पे आके सर्च करता है तो सर्च में आपके टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी वजह से आपको कोई वो जो सर्च करता है तो उससे आपको इजीली मालूम हो जाता है उस बंदे को कि आपके साइट पे कंटेंट है या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें आप हेडिंग में नहीं बता सकते, तो टैग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब उसके लिए अगेन हमारे पास जो एसईओ टूल्स है, मैं आ जाता हूँ अगेन, आपको मैं डैशबोर्ड पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर योस्ट की बात करें, क्योंकि मैंने योस्ट को काफ़ी टाइम तक यूज़ किया था, अगर योस्ट की बात करें तो योस्ट में जब आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स को, उसके जो मुझे ज़ुबानी याद आ रहा है, उसके बाद टैक्सोनॉमीज़ का एक ऑप्शन आएगा। टैक्सोनॉमीज़ के ऑप्शन में जाके ये सेटिंग करेंगे जो कि मैं आपको रैंक मैथ में बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम आएंगे रैंक मैथ में, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा में आएंगे, यहाँ पे उसमें आप जाएंगे टैक्सोनॉमीज़ में, यहाँ पे रैंक मैथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आएंगे टाइटल्स एंड मेटा में। आपने क्या करना है, आपने जो टैग्स है और कैटेगरीज, ये कैटेगरीज है, ये टैग्स है, इनको आपने नो इंडेक्स करना है। अगर आपने इंडेक्स किया वो इंडेक्स हो जाएंगे, डुप्लीकेट कंटेंट बन जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि आपके हो सकता है टैग्स रैंक कर जाए, जैसे मेरे टैग्स रैंक करे। ये मेरा जुमला बड़े गौर से सुना है, टैग्स आपके रैंक कर सकते हैं, कैटेगरीज आपके रैंक कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या करना है, आपने फिर उन टैग्स या कैटेगरीज को जो रैंक कर रहे हैं उसमें आपने हमेशा कैनोनिकल यूआरएल ऐड करना है, ताकि बाद में अगर कोई उस टैग को क्लिक करे या उस कैटेगरी को क्लिक करे, वो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू नहीं बनेगा, वो डायरेक्ट आपके साइट की तरफ आ जाएगा। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डबल फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो आपको यह है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, दूसरा ये कि जब आपने कैनोनिकल यूआरएल लगाया है तो उससे ये है कि आपको डुप्लीकेट कंटेंट का इशू भी नहीं आ रहा है। ये बहुत सिंपल करके मैंने आपको बता दिया। सो अगर आपने इनको नो इंडेक्स करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है आपने टैग्स में आपने क्या करना है, इसको वेरी सिंपल, इसको यहाँ पे नो इंडेक्स करना है, बस दैट्स ऑल। आपने यहाँ से नो इंडेक्स करना है, बेशक उसके बाद आप ऐड करें या ना करें तो बेहतर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने नो इंडेक्स करना है। इसी तरह कैटेगरीज के लिए भी यही ऑप्शन आपने करना है, इनको नो इंडेक्स करना है। ये पहला मसला है। योस्ट में भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, वहाँ पे अलग अलग टैग्स में आपने जाना है, जहाँ पे टैग्स है या कैटेगरीज है आपने इनको सिंपल नो इंडेक्स करना है, उसके बाद आपने यहाँ से सेव चेंजेस करने हैं, दैट्स ऑल। अब आप जब टैग्स ऐड करेंगे या कैटेगरीज ऐड करेंगे वो इंडेक्स नहीं होगे तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट का इशू सिरे से आएगा ही नहीं, तब आपको कैनोनिकलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं डुप्लीकेट यूआरएल्स की। अब डुप्लीकेट यूआरएल बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं डुप्लीकेट यूआरएल का। अगर आप कोई एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको पहले ही बता देगा कि ये यूआरएल आपका डुप्लीकेट है, या कीवर्ड भी डुप्लीकेट होता है वो आपको बता देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉगर साइट है, ब्लॉगर साइट में तो खैर वो जब आप परमालिंक को सेट करते हैं उस पर कस्टम पे नहीं करते हैं तो वो खुद ही आपको बता देते। मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ब्लॉगर वाले बोलेंगे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है। अब ब्लॉगर में आता हूँ यहाँ पे न्यू पोस्ट में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने एक पोस्ट शुरू किया, हाउ टू अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट, इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है परमालिंक का। जैसे ही परमालिंक को क्लिक करूँगा तो उसने ऑटोमेटिक एक परमालिंक बना लिया है। लेकिन अगर आप कस्टम परमालिंक बनाना चाहते हैं तो इसमें फिर अगर आपने क्या किया है कि एक पोस्ट पहले से लिखा हुआ है तो आप दोबारा से ये करेंगे तो फिर ये डुप्लीकेट बन जाएगा। आप ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि अब देखिए इसने क्या किया है, अभी जो उसने बनाया है आपकी वेबसाइट का नाम दिया है, उसके बाद उसने डेट डाला हुआ है, एयर ये है और डेट ये है, फिर आपके जो कंटेंट्स है उसने उठा के उसने एक ऑटोमेटिक यूआरएल बना लिया। तो ऐसे केसेस में ब्लॉगर ऑटोमेटिक डुप्लीकेट यूआरएल बनाता नहीं है। जहाँ तक वर्डप्रेस की बात है, वर्डप्रेस में थोड़े से आपने सेटिंग करने होते हैं, उसमें आपने क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे अपने डैशबोर्ड में आप आएंगे, कुछ सेटिंग आपने करने हैं, ये मैं इसके ऊपर वैसे वीडियो बना चुका हूँ। इसमें आप आएंगे सेटिंग्स में, ये है परमालिंक्स यहाँ पे है। अब इसके पास काफ़ी ऑप्शंस है। अब न्यूज़पेपर वाले जो क्या करते हैं वो इस तरह का प्लेन यूआरएल रखते हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पोस्ट बनते हैं, तो वो क्या करता है वर्डप्रेस ऑटोमेटिक, ये देखिए पहले एक 123 रखेगा, फिर 124, फिर इस तरह ये नेक्स्ट रखता जाएगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको रखते हैं पोस्ट नेम पे, आम तौर पर हम रखते हैं इसको पोस्ट नेम पे, यानी कि हमारा जो पोस्ट का नेम होगा इस पे वो रखेगा। लेकिन अक्सर गलती ये होती है कि अगर हम एक पोस्ट को दोबारा, सेम पोस्ट को जब दोबारा हम पोस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो यूआरएल भी उसका ऑटोमेटिक डुप्लीकेट बन जाएगा, डबल यूआरएल बनेगा, जैसे ये केस में है ना, डुप्लीकेट यूआरएल बनेगा।
तो ऐसे केसेस में अगर आप समझते हैं कि आपसे ये गलती हो सकती है, तब आपने इसको नहीं रखना है पोस्ट नेम पे। आपने या तो इसको न्यूमेरिक पे रखना है या मंथ एंड नेम पे रखना है। जो ब्लॉगर का होता है वो इस पे होता है, मंथ एंड नेम पे होता है। मंथ एंड नेम हो गया, उसके बाद फिर पोस्ट का नाम आता है। इसमें डुप्लीकेट सवाल ही पैदा नहीं होता बने, इसमें भी नहीं बनता है, इसमें भी नहीं बनता है। बन सकता है इन दो केसेस में, पोस्ट नेम पे या कस्टम स्ट्रक्चर पे। अगर पोस्ट नेम आपने एक ही पोस्ट का नाम, फॉर एग्जांपल ये मेरा पोस्ट है डुप्लीकेट कंटेंट काजेज आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन इन 2020, अगर मैं ये पोस्ट एग्जैक्टली दोबारा से करता हूँ तो ये यूआरएल भी एग्जैक्टली डबल बनेगा, जो कि मेरे पास डुप्लीकेट बनेगा। ऐसे केसेस में बड़ा मसला बन जाता है। तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से इनमें से किसी एक ऑप्शन पे रखना है। लेकिन जो थोड़ा सा आप काम करेंगे तो आपसे ये गलती दोबारा नहीं हो सकती है। तो पोस्ट नेम का ये फ़ायदा होता है कि उससे एसईओ अच्छी रहती है और रिकमेंडेड भी है। लेकिन इन केस अगर आपसे गलती हुई है या आप समझते हैं किस तरह के किस्सा है, तो रीडायरेक्शन के जब आप उसमें आ जाएंगे तो रीडायरेक्शन एक प्लगइन भी है वर्डप्रेस का, उससे भी आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या मसला है। तो उसमें क्या करना है, सिंपल मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। आपने यहाँ से ऐड न्यू को क्लिक करना है। आपने यहाँ पे सोर्स यूआरएल जो आपका मेन यूआरएल नहीं है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल करना है, जिस यूआरएल की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ उसी पोस्ट से। ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पोस्ट है, इसको मैंने यहाँ, ये मेरा मेन यूआरएल है, ठीक है, डेस्टिनेशन यूआरएल है। तो मैं यहाँ से इसको आता हूँ, यहाँ पे रिडायरेक्शन में ये डेस्टिनेशन यूआरएल में मैं चाहता हूँ इसकी तरफ आ जाए, ठीक है। ये वो उस टाइम आप कर सकते हैं जब आप कैनोनिकल यूआरएल यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास है नहीं, तो तब आप रिडायरेक्शन का प्लगइन यूज़ करके ये काम कर सकते हो। तो फिर यहाँ से ये हमारे पास था और ये हमारे पास वो यूआरएल जिसको हम रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली मैं वैसे कैटेगरी के एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे डुप्लीकेट यूआरएल का बताना चाहिए, लेकिन खैर दोनों में केस ये है। तो यहाँ से मैं सोर्स यूआरएल मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको डेस्टिनेशन यूआरएल मैंने बता दिया कि जो भी उस पर क्लिक करेगा इस यूआरएल की तरफ आ जाएगा। मज़ीद आपके पास ऑप्शन है कि एग्जैक्ट है, कंटेंट्स वगैरह, तो हम एग्जैक्ट पे इसको रहने देते। अगर आपके पास जैसे टैग्स की मैंने मिसाल दी ना, 2 या 3 या 4 टैग्स थे, सारे अलग अलग यूआरएल से आ रहे थे, तो आप सबको यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करेंगे। सोर्स यूआरएल जितने चाहे आप ऐड कर सकते हैं, डेस्टिनेशन यूआरएल आपका एक होगा। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, परमानेंट मूव, वो टेम्पररी है जो भी है, तो हम परमानेंट पे इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। मेरे चूँकि साइट पे ऐसा कोई है नहीं तो इसी वजह से मैं एक्टिवेट नहीं करता। तो एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ से इसको ऐड रीडायरेक्शन करेंगे, तो वो 4-5 जितने भी पोस्ट थे वहाँ से जो भी कोई क्लिक होगा तो वो सीधा आपके यूआरएल की तरफ आ जाएगा। तो ये एक रीडायरेक्शन की मदद से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कैनोनिकलाइजेशन की तरफ मदद से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें, जो एसईओ एक्सपर्ट कहते हैं कैनोनिकलाइजेशन से या कैनोनिकल यूआरएल से आपके साइट की स्पीड स्लो नहीं होगी, जबकि ये रीडायरेक्शन से आपकी साइट की स्पीड स्लो हो सकती है। स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम बात करते हैं किसी भी साइट के एसईओ की। सो ये था हमारे पास डुप्लीकेट कंटेंट, ये डुप्लीकेट यूआरएल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बात करते हैं सर्च क्वेरीज की। अब सर्च क्वेरीज के केस में ये होता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले robots.txt के ऊपर, उसमें सर्च क्वेरीज का मैंने आपको बता दिया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी साइट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ techurdu.net, उसके बाद मैं लिखता हूँ robots.txt। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था बड़े डिटेल में कि ये क्या चीज़ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से robots.txt में आपने सर्च क्वेरीज को आपने डिस अलाउ करना है। ये देख सकते हैं, ये आपके पास है $S, इसको कहते हैं सर्च क्वेरी। आपने robots.txt में इसको डिस अलाउ करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आपको डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आएगा ही नहीं सर्च क्वेरी से। तो robots.txt को समझने के लिए आपको वो वीडियो देख ले और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट यूजिंग एक्सेप्ट। ये बड़ा सिंपल केस है, ब्लॉगर के केस में भी मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉगर के आप सिंपल आएंगे सेटिंग्स में आने के बाद आप लेआउट में जाएंगे। दो तीन काम आपने करने हैं। लेआउट में आने के बाद आप आएंगे नीचे बॉडी में, ब्लॉग पोस्ट में आप आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल या एडिट का ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे रीड मोर, ये पेज, पोस्ट पेज लिंक टेक्स्ट, इसको आप रीड मोर करेंगे, ठीक है। रीड मोर पे इसको छोड़ेंगे। एंड इसमें एक और भी चीज़ थी, ये वैसे डिफ़ॉल्ट पे इसी पे होता है, रीड मोर पे ही होता है। उसमें हम यहाँ से बैक जाएंगे। यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है
सेटिंग्स का, सेटिंग्स में यहाँ पे वो ऑप्शन है, ये सेटिंग्स में आप आएंगे। सेटिंग्स में आपके पास है अदर का ऑप्शन है, ये आप देखिए यहाँ पे अदर में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए अलाउ ब्लॉक फीड्स है, ये फुल है, आपने इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। इसके ये होता है जब किसी ईमेल के ज़रिए से भी किसी को चला जाता है तो फुल पोस्ट आपका वहाँ पे नहीं चला जाता है, बल्कि वो उसका छोटा सा चला जाता है, फिर वो जो मैंने आपको बताया था रीड मोर का ऑप्शन उसको वहाँ पे नज़र आता है। तो ये आपने इस तरह करना है, इसको आपने सिंपल यहाँ से सेव करना है। ओके, बात करते हैं वर्डप्रेस साइट की। वर्डप्रेस में भी आपने सिंपल यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। वर्डप्रेस में आपने आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आप आएंगे, सेटिंग्स में आपके पास रीडिंग का ऑप्शन है, रीडिंग में आप आएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड, यहाँ पे फुल टेक्स्ट है, फुल टेक्स्ट के जो आपने क्या करना है, इसको समरी करना है। समरी करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव चेंजेस करने। तो जब नेक्स्ट टाइम आपका कोई पोस्ट अपलोड होगा आपके साइट के मेन पेज पे होगा तो वो फिर समरी आएगा, उसका वो फुल पोस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप नॉट यूजिंग एक्सेप्ट्स का इशू भी सॉल्व कर सकते हैं। सेशन आईडीज़ ये मैंने आपको बता दिया ना, शॉपिंग साइट्स वगैरह होते हैं, तो आप जब कोई ई कॉमर्स साइट बनाते हैं तो उसके सेटिंग्स में सेशन आईडीज़ का ऑप्शन होता है। अब मेरे पास चूँकि है नहीं ऐसा साइट, तो आप वहाँ से इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर सेशन आईडी का आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट का इशू नहीं बनता। जहाँ तक आपके पास आरएसएस फीड का ऑप्शन है, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि जब आपके साइट पे आरएसएस फीड को जब आप इनेबल करते हैं तो इस केस में ये मसला बन जाता है ट्रैकिंग यूआरएल्स का। अब अगेन जो आपके पास इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं, योस्ट हो गया आपके पास, आल1 एसई हो गया, या इन रैंक मैथ हो गया, इनमें या जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं एसईओ के, उनमें ये ऑप्शन होता है कि आप इस प्रॉब्लम को राइट अवे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या करना होता है, मैं आपको अगेन रैंक मैथ की एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको योस्ट में ये समझ नहीं आता या इससे पहले जो भी मैंने आपको बता दिया वो समझ नहीं है किसी और प्लगइन में, तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे ज़रूर डिस्कस करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जब भी आएंगे अपने उसमें प्लगइन्स में, जब भी हम कोई पोस्ट करेंगे तो उसके नीचे हमारे पास जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि प्लगइन का जो सेटिंग होता है, मतलब यूजुअली ये जनरल पे होता है, उसमें फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है रिच स्निपेट का। असल में पहले ये एक चीज़ और होती है एडिट स्निपेट। एडिट स्निपेट को जब आप क्लिक करेंगे तो एडिट स्निपेट क्या चीज़ होती है, आपके पास यहाँ पे आप यहाँ पे अपना टाइटल डालेंगे, परमानेंट डालेंगे और यहाँ पे इसके बारे में 2-3 लाइन आप डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिच स्निपेट के ऑप्शन में आएंगे, ये इसके जब आप सेटिंग्स में जाएंगे ना अपने प्लगइन के, तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। ये देखिए रैंक मैथ में यहाँ पे टाइटल एंड मेटा के ऑप्शन में आपको मिलेगा तकरीबन स्निपेट। यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते, नहीं तो हर पोस्ट के लिए भी अलग से आप कर सकते हैं। इसमें देखिए ये क्या कहता है, रिच स्निपेट टाइप, आप इसको आर्टिकल पे रहने दें, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। वैसे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर आपका बुक है, कोर्स है, इवेंट है, जो भी है उसी हिसाब से आपका स्निपेट बनेगा ना। कोई वीडियो आप डाल रहे हैं कुछ भी, तो आर्टिकल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब एड लाइन होगा तो आपके टाइटल को उठाएगा, जो आपने यहाँ पे टाइटल सेट किया था यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन जो आपने यहाँ पे दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन, ये वाला उठाएगा, ये वाला। और यहाँ पे अगला फिर अगला चीज़ है आर्टिकल टाइप, आपने ब्लॉग पोस्ट कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे, अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व है। जब नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आपका आरएसएस फीड उठाएगा, वैसे वो भी डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक वही चीज़ आपके ले जाएगा, तब आपको डुप्लीकेट कंटेंट का इशू नहीं आएगा। वैसे अगर आपने सेट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है डिफ़ॉल्ट पे आप सेटिंग ना करें, या अक्सर वीडियोज़ में थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ करके बता देते बंदे को। तो टाइटल्स एंड मेटा में, टाइटल एंड मेटा में जब आप आएंगे पोस्ट्स पे, तो पोस्ट में आप देखिए रिच स्निपेट है, यहाँ पे पहले से सेट है। आर्टिकल है, यहाँ पे ये हेडलाइन इसका टाइटल है, इसके अलावा ये एक्सेप्ट है, तो ब्लॉग पोस्ट वगैरह है, इसको मतलब आपने यहाँ से इसी तरह छोड़ना है, एज इट इज़ इसको इनेबल करना है। बाकी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो मैंने रैंक मैथ के ऊपर वीडियो बनाई है, रैंक मैथ का बिल्कुल कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बता दिया है, तो वहाँ से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह पेजेस के लिए भी रिच स्निपेट का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे पेजेस के लिए और मीडिया के लिए भी है। तो पोर्ट्रेट हमारे पास होते हैं, पोस्ट के लिए आपने इसको इनेबल करना होता है। क्या कहते हैं, रिच स्निपेट के प्रॉब्लम से आप इस ट्रैकिंग यूआरएल से अपने आप को निकाल सकते हैं। कंटेंट सिंडिकेशन का मतलब होता है आपके कंटेंट को किसी और ने कॉपी किया हुआ, विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कौन कौन से तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। अब आपने देखा है टूल के ज़रिए से आपने मालूम किया या मैनुअल तरीके से मालूम किया, आपने देखा कि आपके कंटेंट का, जैसे मैंने मिसाल दिया ना 17% कॉपी हुआ था,
अगर आपके कंटेंट का 20, 25, 30% ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बंदा कितना सही होता है। रिमेंबर, मेरा जो फार्मूला है मैं अपना आपको बताता हूँ, अगर मेरे कंटेंट का 40% से ज़्यादा किसी ने कॉपी किया था, जैसे वो पोस्ट मैंने आपको दिखा दिया जिसमें 100% मेरा कंटेंट कॉपी था, तो 40% ज़्यादा किसी ने कॉपी किया था, तो पहला मेरा तरीका होता है, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मेरा 40% से ज़्यादा कॉपी किया कंटेंट, तो उस कंटेंट में आपने मुझे देना है URL, सोर्स आपने बताना है कि ये मैंने कंटेंट कहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है। उसमें फिर आपने मुझे जो URL देना है, बैकलिंक जिसको बोलते हैं, वो आपने मुझे देना है डू फॉलो, नो फॉलो बैकलिंक नहीं देना है मुझे, डू फॉलो बैकलिंक आपने देना है। अगर आपको नहीं पता डू फॉलो नो फॉलो क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो पहला तो मैं इसको ये कहता हूँ कि आपने मुझे डू फॉलो बताना है। मैं इसका यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से इनको पढ़ के भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने सोल्यूशन यहाँ पे बता दिए, देख सकते हैं कि कब आपने कैनोनिकल यूज़ करना है, कब यू डायरेक्ट प्रिवेंटिव स्निपेट करना है, और ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे कि पहला तो ये मैं इसको कहता हूँ कि भाई आपने अगर मेरा कंटेंट आपने मेरा यूज़ किया है, RSS के फीड में आप स्निपेट डालेंगे, यहाँ पे अब जब आप करेंगे देखेंगे 40% से ज़्यादा है, तो आप उसको कहेंगे कि भाई मेरा आपने यूज़ किया, तो आप मुझे URL देंगे, बैक क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर 40% से कम था तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई आपने मुझे URL बैक करना है, मेरे साइट की तरफ करना है 20 से 40%। अगर 40% ज़्यादा था, 50-60%, तब मैं इसको कहता हूँ कि अब आप URL तो आपने मुझे देना ही देना है, बैकलिंक आपने मुझे देना है, अब आपने मुझे कैनोनिकल URL भी देना है। मतलब मेरे साइट का, मतलब ये जो मेरा साइट है, ये फॉर एग्जांपल साइट है, इसका आपने उसको कहना है कि भाई मेरा ये साइट का आपने ये जो URL है ये कॉपी करके आपने कैनोनिकल URL में अपने ये ऐड करना है। यानी कि कंटेंट आपके पेज पे रहे, जैसे वो जो मैंने दिखा दिया ना 100% मेरा कंटेंट उसने कॉपी किया हुआ था, तो उसको मैं अभी ये मैसेज करूँगा कि भाई आपने मेरा कंटेंट कॉपी किया हुआ, ईमेल करूँगा, उसका अबाउट सेक्शन में जाके कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, उसको मैं ईमेल करूँगा कि यार आपने मेरा कंटेंट 100% कॉपी किया हुआ है, तो बराए मेहरबानी, क्योंकि उसने मुझे लिंक्स तो दिए थे, आपने देखा उस पोस्ट में। अब आपने क्या करना है, अब आपने मुझे यहाँ पे कैनोनिकल URL देना है। अगर उसको नहीं समझ आता कैनोनिकल URL क्या चीज़ है, तो मैं इसको कह दूंगा कि इस तरह आपने जाके कैनोनिकल URL में मेरा URL ऐड करना है, ताकि बेशक आपकी तरफ कंटेंट रहे आपके पास जो भी है, लेकिन ट्रैफिक मेरी तरफ आ जाए, ताकि मुझे डुप्लीकेट कंटेंट का मसला ना हो। एक तो आपने मुझे कॉपी किया हुआ है, मेरा सारा कंटेंट लेके गए, उसके बाद आपने मुझे URL भी नहीं दिया कैनोनिकल, तो मेरे लिए मसला हो रहा है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अब ये आता है, फॉर एग्जांपल वो बंदा कहता है कि आपके मैं बात को नहीं मानता, मतलब मैंने इसको किया, बाज़ केसेस में जवाब नहीं आता, बाज़ केसेस में कहता है कि जो भी करना है आप करो। मैं अभी एक बंदे की मिसाल दूंगा, वो मेरा कॉपी इसी तरह करता था टोटल कंटेंट, मैंने उसको कह दिया, तो उसके बाद उसने बंदे ने मेरी बात को नहीं माना। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, बंदे का नाम बताता हूँ, साइट का नाम नहीं बताता, उसका नाम था उसामा। तो मैंने उसको उसामा को रिक्वेस्ट की, भैया मेरा वो कर रहे तो कैनोनिकल URL तो एटलीस्ट मेरा बनता है, क्योंकि मेरा कंटेंट में, अब जैसे मैंने आपको बता दिया ना, इस पोस्ट को लिखने में मुझे 2 दिन लगे थे, पूरे 2 दिन, और मैं 1-2 घंटे नहीं 6-7 घंटे काम करता हूँ। तो मेरा अपने 10 सेकंड 15 सेकंड में कॉपी करके अपने उस पर डाल दिया, मेरे ट्रैफिक को भी ले जा रहे हो, जो मुझे नुकसान हो रहा है, और ख़ासकर मुझे डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ रहा है। सो काइंडली मुझे कैनोनिकल URL चाहिए। मुझे उसने कहा था मैंने आपको कर्टिसी दी हुई है, क्रेडिट दिया हुआ है, मैंने कहा जो भी है, मेरा 100% आपने कॉपी किया है, तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप मुझे कैनोनिकल URL दे दो। उसको पता था कैनोनिकल URL क्या होता है, खैर उसने डिनाई किया। फिर यहाँ पे आपको पता है कि गूगल में एक ऑप्शन आता है कि अगर आपका कोई कॉपीराइट ओरिजिनल आतर आप हो, कोई आपका कंटेंट यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। ये लिंक मैं यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे मेरे पोस्ट पे आएंगे, फाइलिंग रिक्वेस्टेड गूगल, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको तरीका पता चल जाएगा कि आप कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आता है कि किस ऑप्शन में जाना है। तो खैर इसको मैं किसी अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप गूगल में कंप्लेन फाइल करते हो। सो आपने गूगल में यहाँ पे कंप्लेन फाइल करना है, आपने उस फॉर्म टाइप होता है, उसमें आपने बताना है, अपने URL भी देना है, उसके URL भी देना है, और आपने बताना है कि आपका कंटेंट वगैरह वगैरह, जैसे नॉर्मल तरीके से होता है, यूट्यूब की वीडियो में भी होता है। तो वो कर दिया, तो गूगल की तरफ से उसको नोटिस गया था, उस बंदे को नोटिस गया था, उसको कहा था गूगल ने कि भाई आप ये रिमूव करते हो, अदरवाइज़ हम आपके पोस्ट को डिलीट करेंगे। उसामा को नोटिस गया था, उसामा ने फिर मुझे फ़ौरन से ईमेल पे कांटेक्ट किया, सॉरी भी किया था, और जो भी स्टोरीज़ होते हैं बाद में वो ड्रामे चलते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने फिर कैनोनिकल URL ऐड किया था। कैनोनिकल URL चेक भी कर सकते हो आप इसके जब जाएंगे ना यहाँ पे इंस्पेक्ट में, आई मीन व्यू पेज सोर्स में जब आप जाएंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, नो फॉलो डू फॉलो चेक करते, तो आप कैनोनिकल URL भी यहाँ से चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ यार, इस पोस्ट को मैं करता हूँ एडिट, इसी पोस्ट को यहाँ से मैं यूआरएल को करता हूँ अपने कॉपी, स्टार्ट में ही कैनोनिकल यूआरएल डाल देता हूँ ताकि बाद में ये सारे ड्रामा बने ही ना। तो स्टार्ट में आप डालेंगे तो फिर ये टैग में के टेंशन से आप बच जाएंगे, बाद में ये सारा काम करने से बेहतर है कि आप स्टार्ट में ही कैनोनिकल यूआरएल डाल दें। बिल्कुल जैसे ही पोस्ट हमारा ओपन हो जाता है, नेट थोड़ा सा स्लो है, उसके एंड में आप आएंगे, एंड में बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बता दिया था ना, डिपेंडिंग अपॉन द एसईओ प्लगइन यू आर यूजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रैंक मैथ। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एडवांस्ड में आप आएंगे तो यहाँ से कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये मैंने कैनोनिकल यूआरएल ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। ये हमारा अपडेट हो गया, कैनोनिकल यूआरएल इसमें ऐड हो गया। अब मैं इस पोस्ट को आके रिफ्रेश करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कैनोनिकल यूआरएल ऐड है। इसमें उसमें आते हैं व्यू पेज सोर्स में, एंड यहाँ से कंट्रोल F, इसके बीच में क्लिक करके आप कंट्रोल F करेंगे तो मैं लिखता हूँ कैनो, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए रिलेशनशिप कैनोनिकल। इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ रिलेशनशिप कैनोनिकल के ऊपर। ये आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो ना, अगर आपके पास प्लगइन नहीं, खासकर जो हमारे पास ब्लॉगर वाले दोस्त हैं वो इसको इस तरह ऐड करेंगे कोडिंग के फॉर्म में। तो ये देखिए टैग urdu.net डुप्लीकेट कंटेंट काजेज आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन। अब ये टैग की तरफ से आता है, किसी भी तरफ से सर्च इंजन जैसे ही इसको स्क्रॉल करेगा तो उसको पता चलेगा कि मेन यूआरएल ये है। बाकी इसमें टैग से आया हो, आरएसएस से आया हो, किसी भी सोर्स से आया हो, किसी ने कॉपी भी किया हो, तो कैनोनिकल यूआरएल आपने ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता चल सकता है कि आपकी कैनोनिकल यूआरएल किस ऐड किया है। तो फिर उसामा ने मेरा कैनोनिकल यूआरएल ऐड किया हुआ था, मैंने जब उसके साइट पे जाके उसका व्यू पेज किया था तो वो वाकई उसने ऐड किया हुआ था, दैट्स वाई मैंने उसको चलो ठीक है आप कंटेंट रख ले। ये हो गया दूसरा केस, मतलब आपका उसने बात को भी नहीं माना, आपने कैनोनिकल यूआरएल भी ऐड किया, गूगल को आपने रिक्वेस्ट किया, उसकी तरफ से शायद कुछ हुआ या नहीं हुआ। एक और ऑप्शन आता है, वो आता है अगर उसका एडसेंस इनेबल्ड है, मतलब उसको एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं तो आप उसके एडसेंस को भी डिसेबल करवा सकते हैं। एडसेंस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके कंटेंट को कॉपी कर रहा है, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। एक दफ़ा एडसेंस आपको बैन करेगा तो आपको दोबारा से रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो कॉपी करते हैं तो हमेशा जहन में रखें कि कॉपी करने के नुकसान इतने ख़तरनाक हो सकते हैं। अब आपको होता है, जैसे मैंने कल परसों में वीडियो बनाए थे कि एडसेंस को कैसे आप अप्रूव करवाते ब्लॉगर या वर्डप्रेस साइट के लिए, कितने मेहनत से आप अपनी साइट को अप्रूव करवाते हैं। जब आप कॉपी को कंटेंट यूज़ करते हैं और जब आप जिद करते हैं अगले बंदे से कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो आपके एडसेंस को भी डिसेबल करवा सकता है, और बहुत ही ईजीली। और एडसेंस बहुत सख्त है इस मामले में, क्योंकि एडसेंस भी गूगल की प्रोडक्ट है, तो लाइक वाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा भी अगर एडसेंस भी डिसेबल नहीं होता और वो भी नहीं होता, आई मीन गूगल भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आखिरी आपके पास है कि आप उसके ख़िलाफ़ जो आपके मुल्क में जो लीगल जो सूट कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो साइबर क्राइम होते हैं उसके ख़िलाफ़ उस बंदे के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर वो बंदा आपके मुल्क से है तो आप उसके ख़िलाफ़ वो कर सकते हैं। इन सब के ऊपर कोशिश करूँगा मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूँ कि कैसे आप ये सारे कर सकते हैं। एडसेंस को कैसे बैन करवा सकते हैं, उसका गूगल को कैसे कर सकते हैं, और सूट कैसे कर सकते हैं। तो तब वो होगा कि उस मुल्क से एटलीस्ट उस बंदे का जो साइट है वो बैन हो जाएगा। यानी पाकिस्तान में अगर वो पाकिस्तान का बंदा है तो उसके ख़िलाफ़ आप ये कर सकते हैं। सो ये कुछ मेथड्स है जिसके ज़रिए से आपका कंटेंट अगर कोई कॉपी कर रहा है, चुरा रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ ये स्टेप कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो फाइनली कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आई नो कि ये बड़ी एक वीडियो बनी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की है, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन आ रही है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप ये आर्टिकल पढ़ें या फिर इस वीडियो को, यानी कि दोनों पार्ट्स को उसके दोबारा देख ले। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कमेंट या कोई सजेशन या कोई इम्प्रूवमेंट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो फाइनली इट इज़ द एंड ऑफ द डुप्लीकेट कंटेंट एंड टॉपिक। मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड या इस तरह के खासकर कॉपीड कंटेंट हो गया, थिन कंटेंट हो गया, इनको भी अलग वीडियोस में कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, और कोर्सेस मैं बना रहा हूँ, कोर्सेस को भी आप ज़रूर चेक करने हैं। मैंने SEO के लिए कोर्स बनाए हुआ है कंप्लीट, ब्लॉगर के लिए भी कोर्स बनाए, वर्डप्रेस और एडसेंस वगैरह इस तरह के कोर्सेज आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू टेक उर्दू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नीम जावेद मोहम्मद असनी साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।